उस वक्त हम जिस मकाम पर सफर कर रहे थे वहां हमारी दाईं जानिब नहर सुएज थी और हमारे नीचे दर्राए मतल्लाह था। सामने जमीन की सतह बतदरीज बुलंद होती दिखाई दे रही थी। काफी फासले पर सहराए सीना के जुनूब में वाक़ई पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा था। उस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ई कोई पहाड़ी भी 2500 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। दफतन ट्रांसमीटर जाग उठा। कॉनकॉर्ड का पायलट हमसे राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहा था। बेकर की आवाज सुनाई दी, रुश, लियर, हम इतनी नीची परवाज नहीं कर सकते। तुम सुन रहे हो रुश? कॉनकॉर्ड गिर कर तबाह हो जाएगा। रुश कोई जवाब देने ही वाला था कि मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया और वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। हमारी तरफ से कोई जवाब न पाकर बेकर ने फिर अपनी बात दोहराई और उसके बाद वो बरहम होकर गालियां बकने पर उतर आया। मैंने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और रुश से बोला, बेकर का कहना दुरुस्त है, पहाड़ी सिलसिला शुरू हो चुका है, तैयारे को बुलंद करना शुरू कर दो। उसने सर को असबाती जुम्बिश दी और रेडियो ऑन कर दिया। अब हम जहाज के कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू दोबारा सुन सकते थे। हेस्नर की आवाज बहुत देर बाद सुनाई दी, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि हमारा जमीनी अमला हमारी नक्लो हरकत से वाकिफ होगा? बेकर ने जवाब दिया, इस वक्त सतह जमीन से हमारी बुलंदी तकरीबन 0 के बराबर है। अगर E2D रेडार में किसी किस्म का कंप्यूटर नस्ब है जो अर्जी नशेब फराज से मुबर्रा होकर अपना काम जारी रख सकता है, ताहम चूंकि हम काफी देर से मिस्री इलाके पर महवे परवाज हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो अब भी हमारी पोजीशन से वाकिफ होंगे। हेस्नर ने कहा, माना कि हम इसराइली रेडार की पहुंच से बाहर हैं, मगर मिस्री रेडार की हुदूद में हम पहुंच चुके होंगे। बेकर ने कहा, बहिर अहमर हमारी मशरकी समत में है और वो इसराइल की लाइन में है। हमें रेडार पर तो नहीं देखा जा सका होगा, ताहम मुमकिन है कि हमें बगैर रेडार के देख लिया गया हो, लेकिन जब तक मिस्री हुकाम ये मालूम करने में कामयाब होंगे कि हम कौन हैं और कहाँ सानेहा रूनुमा हुआ है, हम बहिर अहमर पर पहुंच चुके होंगे। हेस्नर की हैरतज़दा आवाज सुनाई थी, बहिर अहमर पर? बेकर ने कहा, हाँ, जिस रुख पर हम परवाज कर रहे हैं, अगर उसी समत में परवाज करते रहे तो बिलाखिर हम बहिर अहमर पर जा निकलेंगे। उस वक्त तक अगर किसी तरह मिस्री हुक्काम असल सूरत हाल से आगाह हो भी गए तो वो चाहने के बावजूद भी हमारी मदद नहीं कर सकेंगे। इस वक्त भी नहीं कर सकते, क्या समझे? हेस्नर की आवाज आई, समझ गया। अब मुझे मिसाइल मारने के बारे में लास्कोफ की तजवीज याद आ रही है। काश उस तजवीज पर अमल दरामद हो गया होता। बेकर ने कहा, जो नहीं हो सका उसे रोना ला हासिल है, ये सोचो कि अब क्या करना है। हेस्नर ने कहा, अगर हम लास्कोफ के रेडार पर जाहिर हो सकें तो क्या इस तजवीज पर अब अमल नहीं हो सकता? बेकर ने कहा, अमल हो क्यों नहीं सकता, लेकिन इसके लिए 2 शराइत का पूरा होना जरूरी है। हेस्नर ने कहा, कौन सी शराइत? बेकर ने कहा, नंबर 1, हम अंधेरा होने के बाद तक परवाज करते रहें। नंबर 2, हम उस वक्त तक लास्कोफ के रेडार पर मौजूद रहें। हेस्नर ने कहा, रेडार पर मौजूद रहने वाली शर्त तो समझ में आती है, मगर अंधेरे वाली बात समझ में नहीं आती। बेकर बोला, मिसाइल से खारिज होने वाला गुबार आंखों से भी देखा जा सकता है। अगर दिन के वक्त कोई ऐसी कोशिश की तो वो इससे कबल अज वक्त आगाह हो जाएंगे और उसके बाद क्या होगा इससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो अशर 01 का हुआ है वही 02 का भी होगा। क्या तुम अपनी तबाही की कीमत पर उनकी हलाकत का सौदा कर सकोगे? हेस्नर ने कहा, हरगिज नहीं। इस खतरे की मौजूदगी में ये सोचा भी नहीं जा सकता। बेकर बोला, इसके अलावा एक खतरा और भी है मिस्टर हेस्नर। हमारे और उनके तैयारे के दरमियान बहुत कम फासला है। रेडियो स्क्रीन पर इतना कम फासला न होने के बराबर होता है और ऐसी सूरत में इस बात की कोई जमानत नहीं होगी कि रेडार स्क्रीन की मदद से फायर किया गया मिसाइल उनके तैयारों की बजाय हमारे तैयारे को हिट नहीं कर देगा। हेस्नर बोला, तो यूं क्यों नहीं कहते कि इस तजवीज पर अमल दरामद होना अमलन नामुमकिन है? उसके लहजे में झुंझलाहट थी। बेकर ने कहा, अगर मैं सादा अल्फाज में ये बात कहता तो तुम इतनी आसानी से इसे हरगिज तस्लीम न करते। हेस्नर ने कहा, खैर मैं जा रहा हूँ। अब प्रेशर ब्लैक हेड तक पहुंचने की कोशिश करने के सिवा और कोई सूरत बाकी नहीं रह गई। बेकर ने कहा, जरूर जाओ, लेकिन इस पर मैं पहले ही गौर कर चुका हूँ। जहाज के अंदर रहते हुए प्रेशर ब्लैक हेड तक पहुंचने की कोई सूरत नहीं है। ताहम अगर तुम जहाज के दरवाजे से बाहर निकल कर जहाज की तुम तक पहुंचने की हिम्मत कर सको तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सकती है। मैंने बेकर के रिमार्क सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मेरा फिट किया हुआ बम और ट्रांसमीटर उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था। उनके लिए उस तक पहुंचना किसी तरह मुमकिन नहीं था। लैंडिंग के बाद वो मुमकिन है उसे तलाश करने में कामयाब हो जाते, मगर उस वक्त तक हम अपना काम कर चुके होंगे और हमें उन चीजों की मजीद जरूरत नहीं रह जाएगी। अहमद रुश ने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ किया और बौखलाए हुए अंदाज में बोला, अब वो लोग बम तलाश करके उसे नाकारा कर देंगे। मैंने कहा, बम तलाश करना तो बहुत दूर की बात है रुश, वो उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं सकेंगे जहां मैंने बम फिट किया है। रुश ने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि हेस्नर खुद बम तलाश करने गया है? मैंने कहा, अहमकाना बातें मत करो रुश, मैंने हेस्नर की बात भी सुनी है और उस पर पायलट का तबसरा भी सुना है। रुश ने कहा, हमें कोई इम्कान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुमकिन है वो बम तक पहुंचने की कोई सूरत निकाल ही ले।
मैंने कदरे नागवारी से कहा, मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि अपने हवास काबू में रखो। उसकी आसाब ज़दगी मेरे लिए मसला बनती जा रही थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं वो 02 को भी ना उड़ा दे। उसने अपने होंठों पर जबान फेरी, बोला, हमने उनके ट्रांसमीटर को जाम कर रखा है, वो किसी से भी राब्ता कायम नहीं कर सकते। उन पर झुंझुलाहट तारी होना फितरी अमर है। मैंने कहा, तुम पर मायूसी और नाउम्मीदी हमला आवर हो रही है रुश। तुम्हारे लिए मेरा मशवरा है कि तुम लास्कोफ या जनरल तलमान को किसी फ्रीक्वेंसी पर तलाश करने की कोशिश करो। अगर वो मिल गए तो मुझे यकीन है कि उनकी बातें तुम्हारा हौसला फिर से बुलंद करने में मावन साबित होंगी। खिलाफ तवक्को रुश ने बहस किए बगैर मेरे मशवरे पर अमल किया। उसने सबसे पहले लास्कोफ की फ्रीक्वेंसी पर तबाज़माई की। उसकी पहली ही कोशिश कामयाबी से हमकनार हुई। लास्कोफ और जनरल तलमान आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। लास्कोफ कह रहा था, मैं ईंधन लेने के लिए इलात पर उतर रहा हूँ। मैं एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए ईंधन भरने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखो। और हाँ, इलात से परवाज करने के बाद मैं उस वक्त तक लैंड नहीं करूंगा जब तक कॉनकॉर्ड का सुराग नहीं मिल जाएगा। लिहाजा स्टेशन पर अमेरिकन टैंकर मंगवा लो ताकि आइंदा हमारे तैयारों में फजा में ही ईंधन भरा जा सके। कॉनकॉर्ड की तलाश में चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मेरे स्क्वाड्रन के पायलट और फ्लाइट ऑफिसर बारी बारी आराम और परवाज जारी रखेंगे, मगर जमीन पर नहीं उतरेंगे। लास्कोफ की बातें सुनकर रुश के चेहरे पर छाया हुआ इस्तराब कम हो गया था। जनरल तलमान की आवाज उभरी, 1 मिनट सब्र करो गैब्रियल, मैं जरा अपने सामने फैले हुए नक्शों पर एक नजर डाल लूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोला, कॉनकॉर्ड के हमारी नजरों से ओझल होने के आधे घंटे बाद उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी। इस आधे घंटे के दौरान उसकी समत में क्या तब्दीली हुई, हम इससे लाइल्म हैं। उस वक्त से अब तक कॉनकॉर्ड को तकरीबन 500 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तलाश किया जा रहा है। चूंकि कॉनकॉर्ड की समत में कोई भी तब्दीली हो सकती है, लिहाजा उसकी साबिका आखिरी रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हमें उसकी तलाश के लिए 250 किलोमीटर के हल्के को छानना होगा। तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह हमें कितने रकबे में उन्हें तलाश करना पड़ेगा? लास्कोफ की आवाज आई, नहीं, ये खासा लंबा हिसाब है, तुम खुद ही बता दो। जनरल तलमान ने कहा, सारे आदाद शुमार मैंने कंप्यूटर की मदद से तैयार किए हैं। इस वक्त कॉनकॉर्ड की तलाश करने के लिए हमें 1,96,000 मुरब्बा किलोमीटर फजा को खंगालना होगा। इसमें 150 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक की बुलंदी शामिल नहीं है। हर गुजरने वाला मिनट हमारी तलाश के मुरब्बा किलोमीटर और मकब किलोमीटर में इजाफा करता चला जा रहा है। गुमशुदा कॉनकॉर्ड को तलाश करने के लिए हमने एक ही वजन में गैर मुल्की फजाई हुदूद की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी कर ली है। मिस्रियों ने बेहद तहम्मुल का मुजाहरा किया है, मगर अब उनका तहम्मुल भी जवाब दे चुका है और उन्होंने हमें अपनी फजा की हुदूद से निकल जाने को कहा है। लिहाजा तुम वापस आ जाओ। मिस्रियों ने कॉनकॉर्ड की तलाश के लिए अपने तैयारे फजा में भेजने का वादा किया है। हमें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि कॉनकॉर्ड कहाँ है। लास्कोफ ने कहा, जब हम उसे तलाश नहीं कर सकते तो मिस्री उसे कैसे तलाश कर लेंगे? क्या वो उतनी दिलजमी से उसे तलाश कर सकेंगे जितनी दिलजमई का मुजाहरा हम करेंगे? जनरल तलमान ने कहा, वापस आ जाओ गैब्रियल। मिस्रियों के अलावा और भी जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिन पर इन्हिसार किया जा सकता है। लास्कोफ ने बेसब्री से कहा, मुझे बताओ कि कौन कौन से जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जनरल तलमान ने कहा, वापस आओगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इस किस्म की बातों के लिए ट्रांसमीटर गैर महफूज है। लास्कोफ ने कहा, या तो तुम मुझे बताओ वरना मैं वापस नहीं आऊंगा। उसके लहजे में हट धर्मी थी। तलमान ने कहा, अमरीकी मुवासलाती सैयारे के जरिए तैयारे को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। इस बात पर अहमद रुश के अलावा मैं भी चौंक पड़ा। मामला अगरचे बेहद अहम था, मगर मुझे ये अंदाजा भी नहीं था कि बात मुवासलाती सैयारे तक जा पहुंचेगी। तलमान मजीद कह रहा था, इसके अलावा U2 बनाने वाली अमेरिकन लॉकहीड कंपनी के SRA क्राफ्ट भी फजा में भेजे जा चुके हैं, जो आवाज से 3 गुना रफ्तार से परवाज करते हैं। जजीरा नुमाए सिनाई के एक एक चप्पे की तस्वीर उतार रहे हैं। लास्कोफ ने इतराज किया, बोला, लेकिन मुवासलाती सैयारे और SRA की तस्वीर को समझने में कई दिन लग जाएंगे। तलमान ने कहा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, मगर ये कुछ न करने से तो बेहतर ही है। हमारा सबसे बड़ा हथियार वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और इसराइली इंटेलिजेंस मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक आला उन लहरों का सुराग लगाएगा जिनके जरिए कॉनकॉर्ड के ट्रांसमीटर को जाम किया गया है। लास्कोफ की आवाज आई, ये तरीका भी ज्यादा कारामद साबित नहीं हो सकेगा, इसलिए कि लियर और कॉनकॉर्ड के दरमियान ज्यादा फासला नहीं होगा और फासला कम होने के बायस कॉनकॉर्ड का ट्रांसमीटर जाम करने के लिए लियर से बहुत कम ताकत के सिग्नल नशर किए जा रहे होंगे। इतने कम ताकत के सिग्नल का सुराग लगाना मुश्किल होता है। जनरल तलमान ने कहा, इसके इम्कानात कम सही, मगर कामयाबी के इम्कान को यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तुम वापस आ जाओ। लास्कोफ की आवाज आई, मैं वापस आ रहा हूँ। रुश ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। बोला, तुमने सुना अली?
उनकी सफ़ों में खलबली मच गई है और वो हमें तलाश करने के लिए कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मुस्कुराया, कहा खुशकिस्मती है हमारी, इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी किसी को तलाश किया गया हो। रुश बोला, मैं कहता हूँ हम ज्यादा देर उनकी नजरों से ओझल नहीं रह सकेंगे। जिस तरह वो हमारी तलाश कर रहे हैं उसके पेश नजर हम क्या, कोई सुई भी उनसे छुपी नहीं रह सकती। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर वो हमें तलाश करने में कामयाब हो गए तब भी कौन सा फर्क पड़ जाएगा। रुश ने कहा, तुम्हें सूरत हाल की संगीनी का जरा भी एहसास नहीं है अली। मैंने कहा, वो हमें तलाश करने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उनका कॉनकॉर्ड तैयारा हमारे एक इशारे का मोहताज है, और अब जरा ये मालूम करो कि 02 पर क्या हो रहा है। रुश ने रेडियो ऑन कर दिया। कुछ देर तक हमें फजूल किस्म की गुफ्तगू सुनना पड़ी। उसके बाद दफतन हेस्नर की आवाज सुनाई दी। वो शायद अभी अभी कॉकपिट में दाखिल हुआ था। बोला, मेरे कमांडोज ने अपने चाकों से दीवारों का सारा प्लास्टिक छील डाला है, मगर तैयारे की फौलादी दीवारों से गुजरने का कोई रास्ता नहीं मिला। बेकर ने सपाट लहजे में कहा, यह बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। हेस्नर बोला, हाँ, लेकिन बम को नाकारा करने की तरकीब मेरी समझ में आ गई है। उसकी आवाज में जोश झलक रहा था। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि बेकर पर इस इत्तला का क्या रद्द अमल होगा, लेकिन रुश तो मेरे सामने था। उसके चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। हेस्नर कह रहा था, सुनो, बम से मुंसलिक रेडियो के लिए तवानाई के हुसूल का जरिया दुम पर नस्ब नेविगेशन लाइट्स हैं, उन्हें बुझा दो, हम महफूज हो जाएंगे। बेकर ने कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त भी हो सकता है। रुश ने नेविगेशन लाइट्स जलाए रखने को कहा था, हालांकि कोई भी तैयारा परवास के दौरान उन्हें बुझाता नहीं। हेस्नर बोला, उसके इसरार से ये बात पाया सबूत तक पहुंच गई कि मेरा अंदाजा दुरुस्त है। बेकर ने कहा, लेकिन तवानाई के हुसूल के लिए नेविगेशन लाइट्स के अलावा और भी जराए हैं। दुम में मौजूद तमाम हाइड्रोलिक्स बरकी रॉस से चार्ज होते हैं, जिनमें दुम का बम्पर, व्हील और रडर शामिल होते हैं। मैं नेविगेशन लाइट्स ऑफ कर सकता हूँ, दुम के बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ता कर सकता हूँ, मगर मैं रडर की सप्लाई बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि रडर के बगैर उड़ान का तसव्वुर भी मुहाल है। फ्लाइट इंजीनियर की आवाज सुनाई थी। मैंने भी इस पहलू पर गौर किया था कि नेविगेशन लाइट्स के जरिए तवानाई हासिल की जा सकती है, मगर रेडियो से कंट्रोल होने वाले हर बम के साथ उमूमन एक बैटरी भी मुंसलिक होती है और वो दुम में मौजूद किसी भी जरिए से चार्ज हो सकती है। अगर वो बैटरी बरसों कबल भी नस्ब की गई हो, तब भी तैयारे का इंजन स्टार्ट होते ही वो बैटरी चार्ज हो गई होगी। फ्लाइट इंजीनियर के इंकशाफ ने सबको दम बखुद कर दिया। कोई कुछ न बोला। फिर हेस्नर की आवाज आई, ये एक मफरूजा है जो गलत भी हो सकता है। फ्लाइट इंजीनियर ने कहा, कतई जरूरी नहीं कि मेरा अंदाजा दुरुस्त ही हो, मुमकिन है उस बम के साथ कोई बैटरी नस्ब न की गई हो, लिहाजा यूं करते हैं कि नेविगेशन लाइट्स ऑफ कर देते हैं, बम्पर व्हील की सप्लाई भी मुनक़ता कर देते हैं और फिर हम यहाँ से निकल चलते हैं। मुमकिन है तैयारा उड़ा दिया जाए, मुमकिन है कुछ भी ना हो। क्या ख्याल है, तजर्बा किया जाए? कोई कुछ न बोला। सबको सांप सूंघ गया था। किसी में इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। उधर अहमद रुश मुतमईन होने की कोशिश कर रहा था। हेस्नर ने जल्द ही खुद को संभाल लिया। बोला, अगर हम कैबिन का कोई हिस्सा उखाड़ने में कामयाब हो जाएं और उसके नीचे मौजूद तारों का जाल और इंसुलेशन भी हटा दें तो हम सामान वाले कंपार्टमेंट में उतर सकेंगे। बैगेज कंपार्टमेंट में पहुंचने के बाद बल्क हेड से गुजरकर दुम वाले हिस्से में पहुंचना खासा आसान हो जाएगा। बेकर बुड़बुड़ाया, मैं ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता हूं जो मेरे तैयारे में सुराख करते फिरें। हेस्नर ने कहा, क्या कह रहे हो? शायद वो बेकर की बात समझ नहीं सका था। बेकर ने कहा, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि बैगेज कंपार्टमेंट प्रेशराइज्ड है और उसके बल्क हेड की मोटाई कैबिन के बल्क हेड की मोटाई से किसी तरह भी कम नहीं है। अगर तुम उससे गुजर सको तो भी मैं तैयारे में कोई सुराख होना पसंद नहीं करूंगा। तैयारे के फर्श के जरिए आमदोरफ्त का खतरा मोल लिया नहीं जा सकता। उसमें बहुत से तार हैं, कोई भी नुकसान हो सकता है। हेस्नर ने कहा, तब तो तुम ये भी पसंद नहीं करोगे कि हम गोलियों से बारूद निकाल कर धमाके से प्रेशर बल्क हेड में सुराख कर दें। बेकर नर्वस अंदाज में हंसा। बोला, इस बहरानी सूरत में तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हेस्नर बोला, ये तजवीज़ कुछ देर कबल मेरे एक आदमी ने पेश की थी, उस वक्त मैंने उसकी मुखालिफत की थी। हेस्नर की पेश की हुई तजवीज़ इंतहाई अहमकाना थी, मगर मैं उसके महसूसात को समझ सकता था। अगर वो तैयारे को इस बहरान से न निकाल पाता तो वो शायद जिंदा रहने पर मौत को तरजीह देता। ऐसा शख्स कोई भी इंतहाई इक़दाम कर सकता था। ये बेकर का काम था कि उसे ऐसी कोई तजवीज़ पर अमल करने से रोके। बेकर की आवाज़ सुनाई दी, आप इस तैयारे को बचाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं मिस्टर हेस्नर, लेकिन इस तैयारे के कप्तान की हैसियत से मैं ऐसी किसी भी तजवीज़ को वीटो करने का इख्तियार रखता हूं जिस पर अमल करने से तैयारे या उसके मुसाफिरों की जान को किसी किस्म का खतरा लाहक हो। जब तक हम फजा में हैं, कमांडर मैं हूँ, न तुम, न बर्ग और ना ही वजीर खारजा, सिर्फ मैं, समझे तुम? उसके बाद कुछ देर खामोशी रही। फिर बेकर दोबारा बोला, हम सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। बेहतर यही होगा कि हम तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करते रहें
और इंतजार करें। हमारा तैयारा तकरीबन 2 घंटे मजीद परवाज कर सकता है। मुमकिन है इस दौरान में बेहतरी की कोई सूरत निकल आए। जजीरा नुमा सिनाई से गुजरने के बाद हमारा रुख बदस्तूर बहीरा अहमर की तरफ था, लेकिन हमारा लियर तैयारा बाईं जानिब मुड़ा और हमारा रुख सऊदी अरब की जानिब हो गया। किसी को हमारी मंजिल से मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं था, किसी को इल्म हो भी नहीं सकता था। इस राज से सिर्फ चंद अफराद ही वाकिफ थे और उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसकी तरफ से अफशाए राज का खतरा रहा हो। बहीरा अहमर पर नीची परवाज करते हुए अपनी झुकी हुई चोंच और परों की वजह से कॉनकॉर्ड किसी ऐसे बड़े बहरी परिंदे की मानिंद नजर आ रहा था जो पानी पर उतरने की कोशिश तो कर रहा हो मगर किसी वजह से उतर न पा रहा हो। फिर सऊदी अरब का साहिल आया और तेजी से गुजर गया। अब हम सऊदी अरब पर परवाज कर रहे थे। यहाँ ताहद निगाह जमीन हमवार नजर आ रही थी। मैंने रुश से कहा, जजीरा नुमाई सिनाई से निकल आने पर बैकर ने शुक्र अदा किया होगा। रुश ने गुर्रा कर कहा, क्यों? वहाँ उसे क्या तकलीफ थी और यहाँ क्या आराम है? मैंने कहा, सिनाई की पहाड़ियों पर कॉनकॉर्ड को इतनी कम बुलंदी पर उड़ाना आसान नहीं था। बैकर ने साबित कर दिया कि वो एक माहिर पायलट है। रुश बोला, उसने कोई कारनामा तो बहरहाल नहीं किया है। जितनी बुलंदी पर वो था उतनी ही बुलंदी पर मैं भी तैयारा उड़ा रहा था। मैंने कहा, इस नन्हे लियर जेट को उस अजीमुज्जुस्सा कॉनकॉर्ड से मिला देना तुम्हारा ही कमाल है रुश, ये हर एक के बस की बात नहीं। रुश ने बड़ा सा मुंह बनाया मगर कुछ बोला नहीं। अपनी अहमकाना बात के जवाब में वो जो कुछ भी सुनता कम था और उसे इस बात का एहसास भी था। दफतन उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम इतना पेचीदा रास्ता खामखा इख्तियार कर रहे हो। इस वक्त हम किसी की नजरों में भी नहीं हैं। अगर सीधे अपनी मंजिल की तरफ निकल चलें तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। मैंने कहा, तुम फिर बहस करने लगे रुश। हम तयशुदा रास्ते पर ही सफर करेंगे। कॉनकॉर्ड का ईंधन खत्म कराना बेहद जरूरी है। रुश ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं ज्यादा बुलंदी पर परवाज करूं। मैंने सख्ती से कहा, नहीं, हम 500 फुट से ज्यादा ऊपर परवाज हरगिज नहीं करेंगे। उसने झुंझुला कर कहा, तो फिर रफ्तार बढ़ाने की इजाजत दो। आखिर हम कब तक इस जेट को गधा गाड़ी की तरह चलाते रहेंगे? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम रफ्तार में इजाफा कर सकते हो। और रुश ने एकदम ही तैयारे की रफ्तार बढ़ा दी और 800 किलोमीटर की रफ्तार से परवाज करने लगा। जमीन से सिर्फ 500 फुट की बुलंदी पर इतनी तेज रफ्तारी कॉनकॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थी, मगर ये जरूरी था। बुलंदी पर जाने की सूरत में हम किसी भी रेडार की जद में आ सकते थे और अगर अपनी रफ्तार कम रखते तो मंजिल तक पहुंचने से कबल ही कॉनकॉर्ड का ईंधन खत्म हो जाने का अंदेशा था।